नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के विषय में पढ़ेंगे, जो बिल्कुल आपके लिए नया है। और यहाँ से मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ करके इनको सही करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला है पर्वतीय वन है, दूसरा है उष्णार्द्र सदाबहार वन है, तीसरा आर्द्र मानसूनी वन है और चौथा है उष्णार्द्र पतझड़ वन। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहां पर आपको समझना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों आप देखेंगे तो हमारे देश में लगभग सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हो, कुल मिला के या आप देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे देश में सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर्वतीय वन दिया हुआ है, उष्णार्द्र सदाबहार वन दिया है, आर्द्र मानसूनी वन दिया है और उष्णार्द्र पतझड़ वन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको सही क्या करना है, यहाँ पर आर्द्र मानसूनी वन सही करना है। लगभग भारत के 26% क्षेत्रफल में अगर हम पूरे वनों का परसेंटेज देखेंगे 100% में, तो अकेले 26% ये भारत में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलते हैं। याद रखें, किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलते हैं। वहीं पर्वतीय वनों की बातचीत करें दोस्तों, तो हिमालय में सामान्य रूप से ये वन पाए जाते हैं, हिमालय में ये वन पाए जाते हैं। और उष्णार्द्र सदाबहार वनों की बातचीत करें तो भारत के पश्चिमी घाट में, जैसे आप देखें ये इधर है वेस्टर्न घाट और ये इधर हो गया वेस्टर्न घाट और ये इधर हो गया ईस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वनों में सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो, अर्थात वर्षा की बातचीत करें तो कितनी है दोस्तों? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। और औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। टेम्परेचर की बातचीत करें, टेम्परेचर की बातचीत करें दोस्तों, तो यहाँ पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बातचीत है। वर्ष भर आर्द्रता लगभग 70% के तक बनी रहती है। किस प्रकार के वन होते हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ से दो पॉइंट्स अगर हमें क्लियर हैं, 200 से सेंटीमीटर ज्यादा अगर बारिश होगी तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पे भी देखना है, पर्वतीय वन दिया है, उष्णार्द्र वन दिया है, आर्द्र मानसूनी दिया है और उष्णार्द्र पतझड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर सही कौन सा होगा? सदाबहार, यानी आप देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दोस्तों इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार के वन हमारे देश में पश्चिमी घाट में, याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों को पश्चिमी घाट में 16 वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? 16 वन कहा जाता है। इनको भी याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा बड़ा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता यह है कि आखिर वार्षिक वर्षा कितनी है और औसत तापमान कितना है। इस आधार पे आप चीजों को समझ सकते हैं कि अगर इसमें जो वार्षिक वर्षा है लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक है, अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ के जो वन होंगे वो हाईली बायोलॉजिकल रिच होंगे। और दूसरी बात यह है कि इनमें साल भर यानी वर्ष भर अगर आप देखेंगे तो जैव विविधता बनी रहेगी। तो इस प्रकार के वनों को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आप सभी लोग सही करेंगे। इन वनों में जो प्रमुख रूप से वन पाए जाते हैं उसमें
आबनूस का नाम सुने होंगे दोस्तों, आबनूस हो गया। इसी प्रकार महोगनी, महोगनी हो गया। महोगनी के साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों रोजवुड, रोजवुड हो गया, लियाना हो गया, लियाना हो गया। ये यहाँ के पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष होते हैं। ठीक है, ये जो वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों की जो ऊपरी भाग होते हैं अर्थात शाखाओं वाले जो क्षेत्र होते हैं, तने वाले जो भाग होते हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा घनी कैनोपी के समान होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को नीचे तक नहीं आने देते हैं। ये इनकी प्रमुख विशेषता होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? देश में 200 से, याद रखिए 100 से 200 सेंटीमीटर के औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में, तो बताइए दोस्तों, उष्णार्द्र सदाबहार होगा, मैंग्रोव होगा, उष्णार्द्र पतझड़ होगा, या फिर मरुस्थली होगा? जो मरुस्थली होते हैं दोस्तों लगभग 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं। और ये वाले जो वन है दोस्तों, इनके लिए लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। मैंग्रोव जो वन होते हैं दोस्तों, मैंग्रोव जो वन होते हैं, ये ज्वारीय वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वारीय वन कहलाते हैं, टाइडल फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो अब यहां से सवाल जो होगा वो कौन सा उत्तर होगा? सी ऑप्शन होगा, यानी उष्णार्द्र पतझड़ जो वन होंगे, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होंगे, इन्हीं वनों को हम सामान्य रूप से देखेंगे, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के औसत वर्षा में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताएंगे सभी लोग दोस्तों, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्द्र, उष्णार्द्र मानसूनी वन दिया हुआ है, उष्णार्द्र पतझड़ दिया है, आर्द्र मानसूनी दिया है, और मरुस्थलीय वन दिया है। ध्यान दीजिएगा, 50 सेंटीमीटर से कम की बात की जा रही है। अगर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे वह मरुस्थलीय वन होंगे। और इसमें कैक्टस, याद रखिएगा दोस्तों, कैक्टस हो गया, कैक्टस हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों कैक्टस के अलावा आप नागफनी को रखिए, नागफनी को रखिए, बबूल को रख लीजिए, बबूल को रखिए, खैर को रखिए, बेर को रखिए दोस्तों, बेर हो गया। इसी प्रकार खजूर को भी रखिए, खजूर, खेजड़ी, खेजड़ी को भी रखिए। ये सभी जो वृक्ष हैं ये मरुस्थलीय वन के अंतर्गत आते हैं। कैक्टस, नागफनी, बबूल, खैर, बेर, खजूर और खिजड़ी, ये इस वनों के अंतर्गत आने वाले वृक्ष हैं। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? यानी जो दलदली क्षेत्र होते हैं या फिर ज्वार भाटा वाले क्षेत्र होते हैं, उन जगहों पे पाए जाने वाले, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है मैंग्रोव वन है, शोला वन है, मानसूनी वन है, या फिर पतझड़ वन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहां पर आपको समझना होगा कि जो दलदली क्षेत्र है, देखिए हमारे देश में जो पूर्वी तटीय मैदान है, जो पूर्वी तटीय मैदान है, वो नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टा क्षेत्र से बने हैं। और इन डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले दलदली वृक्षों को ही ज्वारीय वन कहा जाता है, टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है। और इन टाइडल फॉरेस्ट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें कैजुरीना शामिल है, कैजुरीना शामिल है। कैजुरीना के अलावा आप देखेंगे केवड़ा हो गया, केवड़ा हो गया, सुंदरी वृक्ष हो गया, सुंदरी वृक्ष। इसी प्रकार से इन्हीं को मैंग्रोव भी कहते हैं, मैंग्रोव भी कहते हैं। तो कुल मिला के जो वृक्ष होते हैं ये आपके टाइडल फॉरेस्ट या फिर स्वैम्पी फॉरेस्ट के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें देखिए शामिल कौन सा है, यहाँ पर मैंग्रोव लिखा हुआ है, तो मैंग्रोव को आप सभी लोग सही करेंगे, ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना, यहां से देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा
भारत में सबसे ज्यादा दलदली वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर ज्वारीय जो वन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल को सभी लोग सही करेंगे। पश्चिम बंगाल एक राइट आंसर है। तो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाने वाले वन हुए ज्वारी वन है। इसके बाद दोस्तों किस राज्य का नंबर आता है? गुजरात का नंबर आता है। गुजरात हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो यहां से क्वेश्चन अगर आए तो पश्चिम बंगाल को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं इनका विस्तार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? क्या गोवा में है, पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर उड़ीसा में है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इन चार ऑप्शंस में आपको देखना है कि कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है। बताएंगे दोस्तों फटाफट। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल को सभी लोग राइट करेंगे। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। इसमें देखिए और भी वृक्ष होते हैं, मैंने आपको बताया भी कैजुरीना, याद रखेंगे दोस्तों। कैजुरीना हो गया, केवड़ा, केवड़ा हो गया। इसी प्रकार से मैंग्रोव, मैंग्रोव को शामिल करिए या फिर सुंदरी वृक्ष को शामिल करिए। इन सभी वनों को हम दलदली वन कहते हैं या फिर ज्वारीय वन कहेंगे, टाइडल फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट कहेंगे। अब इसमें देखिए जो एक वन है जिसे हम मैंग्रोव कहते हैं, मैंग्रोव जो वन होते हैं इनकी जड़ें कीचड़ में बाहर निकली होती, याद रखिए इनकी जो जड़ें होती हैं ये बाहर निकली होती हैं। और मैंग्रोव वनों का समान रूप से प्रयोग, मैंग्रोव जो पेड़ पौधे होते हैं इनके छालों का प्रयोग समान रूप से आप देखेंगे तो चमड़े की सफाई में किया जाता है। चमड़े की सफाई में मैंग्रोव वृक्षों की छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझते रहना है। बी ऑप्शन है। अच्छा, यूएसए में, अमेरिका की बातचीत करें तो अमेरिका में मैंग्रोव वनों को घोरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घोरन कहा जाता है। इसको भी सभी लोगों को याद रखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6वां, उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल को सही किए होंगे। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में? दोस्तों चंदन को हम लोग सैंडलवुड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सैंडलवुड कहते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है। और चंदन की लकड़ी के लिए या चंदन के पेड़ों के लिए जो सामान्य रूप से इसमें सही उत्तर होगा, यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इन चारों ऑप्शन की लोकेशन को हम यहां पर रखने का प्रयास करें, चारों ऑप्शन की लोकेशन को रखने का यहां पर प्रयास करें दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से इनकी लोकेशन को आप देख सकते हैं। पहली बात तो यह है, पहली बात यह है कि असम की पहाड़ियां लिखा हुआ है, तो असम की पहाड़ियां दोस्तों यहां पर हो गया। ए ऑप्शन पे असम की पहाड़ियां हो गई। शिवालिक की पहाड़ियां दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियां ये हो गई। दूसरा यानी बी ऑप्शन आप देखेंगे, बी ऑप्शन हो गया। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी जो पहाड़ियां दोस्तों आपके सामने ये हो गया, सी ऑप्शन हो गया। और सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं ये यहाँ पर है, सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर है दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चंदन की लकड़ी के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, तो इसमें नीलगिरी को आपको बताना है। नीलगिरी इसका सही जवाब होगा। हालांकि जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका विस्तार 3 राज्यों में है। केरल, केरल हो गया, इसी प्रकार से कर्नाटक को सभी लोग शामिल करें, और इसी प्रकार तमिलनाडु को, तमिलनाडु को 3 राज्यों में इसको कहीं ना कहीं आपको शामिल करना है। ठीक, यहां से क्वेश्चन और आता है कि लाल चंदन, आप लोगों ने देखा होगा एक फिल्म बनी थी पुष्पा, है ना, पुष्पा फिल्म का नाम सुने होंगे। उसमें लाल चंदन के तस्करी के विषय में बताया गया है, दर्शाया गया है उसमें। आप बताइए कि जो उस फिल्म में एक स्टेटमेंट आता है कि ये लाल चंदन बाकी देशों में कहीं पर नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ शेषाचलम पहाड़ियों में मिलता है, ऐसा कहा गया। उस फिल्म में शेषाचलम का नाम दिया गया है। तो जो शेषाचलम पहाड़ियां हैं वह आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये लगभग लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए देश राज्य हैं। इसको भी आप लोगों को समझना है। तो इन राज्यों में ज्यादातर होता है, तो सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न ये है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट वैली आप सभी लोग जानते हैं, ये जो साइलेंट वैली है ये केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है, जिसे मूक घाटी भी कहा जाता है। मूक घाटी भी कहते हैं, याद रखें, केरल में मूक घाटी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है क्या जनसंख्या विस्फोट के लिए है, परमाणु केंद्र की स्थापना हुई यहाँ पर, अधिक जल संचय है यहाँ पर, या जैव विविधता तथा सदाबहार वनों का संरक्षण है यहाँ पर। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब आप सभी लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो सही उत्तर आप सभी लोग देखेंगे, डी ऑप्शन सभी लोग सही करें। वैसे दोस्तों हमारे देश का जो वन के विषय में है, हमारे देश में वनों का समान रूप से जो विस्तार होना चाहिए वो लगभग 34% भाग में होना चाहिए। कितने प्रतिशत भाग में दोस्तों? लगभग 33 से 34% भाग में वनों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति देखें तो ये लगभग 24% के आसपास है, 24% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर 33 या 34% के मुकाबले देखें तो लगभग अभी 10% वन हमारे देश में कम है। और इसीलिए वनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 105 राष्ट्रीय उद्यानों को, याद रखेंगे, 105 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए हैं। इसके अलावा 18 बायोलॉजिकल, याद रखिए 18 बायोस्फीयर हैं, 18 बायोस्फीयर हैं, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा 565 के आसपास हमारे देश में अभ्यारण्य हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के संरक्षण के लिए ही तो ऐसी व्यवस्था की गई है। फिर भी हमारे देश में दोस्तों जो कहीं ना कहीं 33 से 34% का कोरम होना चाहिए वो नहीं पूरा हो रहा। अभी फिलहाल 24% वन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन अगर आ जाए साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो आप लोगों को बताना है कि यह केरल राज्य में है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों। फूलों की घाटी कहां पर है बताएं? केरल में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा कि केरल में है साइलेंट वैली। केरल में जो घाटी है उसे क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहते हैं। ये साइलेंट वैली हो गई। अच्छा, दूसरा देखिए इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी का नाम सुने होंगे दोस्तों, ये हो गया। कश्मीर घाटी किसके लिए फेमस है? केसर के लिए, केसर के लिए दोस्तों। और धान की खेती भी बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है, धान की खेती। ठीक है, उत्तराखंड में देखें तो फ्लावर वैली हो गया, फ्लावर वैली यानी फूलों की घाटी, फूलों की घाटी हो गया, और पिंडर घाटी हो गया दोस्तों। इसी प्रकार हिमाचल में बातचीत करें, हिमाचल की अगर बातचीत करें तो कांगड़ा घाटी हो गया, कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी दोस्तों? कांगड़ा घाटी। ठीक, और इसी प्रकार से पिन घाटी। तो कुल मिला के इतनी घाटियों को भी आपको याद रखना है। अगर हम कुछ राज्यों को और रख लें, जैसे छत्तीसगढ़ की बातचीत करें, छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों कांगेर घाटी है। कौन सी घाटी दोस्तों? कांगेर घाटी है, इसको भी याद रखना है। कांगेर घाटी हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया। और ये सिक्किम में देखिए लिखा हुआ, सिक्किम की अगर बातचीत करें, सिक्किम में जो घाटी है उसे यूथांग घाटी कहते हैं, यूथांग घाटी कहते हैं। ठीक है, तो फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, विकल्प सी को सभी लोग सही करें, उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां, शांत घाटी अवस्थित है। देखिए अब शांत घाटी को ही तो साइलेंट घाटी कहते हैं। क्यों दोस्तों? साइलेंट मतलब क्या होता है? शांत होता है। तो साइलेंट घाटी कहां पर है? अभी अभी आपने पूछा साइलेंट घाटी किस लिए जानी जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उच्च जैव विविधता पाई जाती है और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर साइलेंट वैली है कहां पर? तो केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु दिया हुआ है। केरल को सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 10वें का विकल्प ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां
3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, यानी पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा है, ठीक है। जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या है? यानी हिमालय एक पर्वत है, और उस पर्वत में अगर आप देखेंगे तो लगभग पश्चिम में 3000 मीटर की ऊंचाई तक, और वही जो वृक्ष होते हैं वो 4000 की मीटर तक पूर्वी हिमालय में मिलते हैं। तो उसका कारण क्या है? पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना है, ये वाली बात है। पूर्वी हिमालय का भूभाग, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना है, या फिर पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा को प्राप्त करता है। पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वरा शक्ति है। दोस्तों इसके लिए देखिए आपको समझना होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है वो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा क्या करता है? अधिक मानसूनी वर्षा को प्राप्त करता है। ये बात सही है। ये बात इसलिए सही है क्योंकि देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो इस क्षेत्र में अर्थात पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में ज्यादा वर्षा करता है। मेघालय को देखिए, असम को देखिए, इन राज्यों में ज्यादा वर्षा करता है। तो इन राज्यों में जो कहीं ना कहीं हिमालय है, उन हिमालय में लगभग 4000 मीटर तक की ऊंचाई में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि पश्चिम हिमालय में वही वनस्पतियां सिर्फ 3000 मीटर तक ही उपलब्ध होती हैं। तो सी ऑप्शन को दोस्तों सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दो सूचियां हैं, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिस्ट 1 है, लिस्ट बी है। यहां पर सूची ए हो गई और यहां पर सूची क्या हो गई? बी हो गई, ठीक है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सागौन, सागौन दिया है। सागौन के बाद देखिए देवदार दिया हुआ है, ठीक है, सुंदरी दिया हुआ है, और इसके बाद दिया है सिनकोना, ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखिए दूसरे, उसमें पहले लिखा हुआ हिमालय की तराई, हिमालय का तराई लिखा हुआ है। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, ढलान वाला क्षेत्र है ना, हिमालय का तराई, ये दिया हुआ है। दूसरा है मध्य भारत, मध्य भारत दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे सुंदरबन दिया है दोस्तों, सुंदरबन दिया है। इसके बाद फिर क्या लेगा? हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। यहां पर देखिए ऑप्शन इस प्रकार से दिए। अब सागौन की अगर हम लोग बातचीत करें दोस्तों, तो सागौन सबसे ज्यादा कहां पर? मध्य भारत में। यहां पर क्या है? ए के लिए हम लोग, ए के लिए पहला ऑप्शन ही बन रहा है क्या? यहां पर देखें सागौन है, और इसके बाद सबसे पहले दिया हुआ हिमालय की तरह, हिमालय मध्य भाग क्या है? दूसरा है, दूसरा है दोस्तों। तो यहां पर देख सकते हैं दूसरा देवदार दिया हुआ है। देवदार कहां पर? हिमालय के उच्च वाले भाग में। उच्च वाले भाग का मतलब यहां पर बी का क्या होगा? बी का होगा, बी का होगा चौथा, बी का होगा दोस्तों चौथा। चलिए ये भी भाई आपको समझना है। इसके बाद सुंदरी जो वृक्ष है, सुंदरी जो वृक्ष है वो कहां पर? सुंदरबन, सुंदरबन हो गया, है ना। तो सुंदरी वृक्ष का सी का तीसरा, सी का तीसरा होना चाहिए दोस्तों, सी का तीसरा होना चाहिए, यानी सी का तीसरा जहां जहां नहीं है उसको पहले आप हटा दीजिए। अब यहां से समझिए ध्यान से, सिनकोना हो गया, सिनकोना हो गया दोस्तों। तो ए के लिए देखिए यहां पर सागौन जो है, सागौन जो है दोस्तों मध्य भारत जो लिखा है, सुंदरबन जो लिखा है, हिमालय का उच्च वाला भाग लिखा है, और हिमालय का तराई क्षेत्र लिखा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो पहले का यानी ए का क्या होगा? पहला होगा। ए का क्या होगा? पहला होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे बी का क्या होगा? चौथा होगा। देवदार के लिए चौथा, ये बात सही है। सुंदरी के लिए सुंदरबन होगा, और सिनकोना के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं होगा मध्य भारत, ठीक है। तो ये रहा आपका सही उत्तर। ए ऑप्शन में यहां पर सभी लोगों को सही करना है। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब एक प्रकार, एक तरफ दिए हुए वन के प्रकार, और दूसरी तरफ दोस्तों कहीं ना कहीं प्रदेश दिए हुए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, पहला ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन दूसरा हो गया। अल्पाइन लिखा हुआ है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार लिखा है, ठीक है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार होंगे, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होंगे वो किससे होंगे? वो सह्याद्री से होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन है? डी का दूसरा,
डी का दूसरा दोस्तों बन रहा है, या तो आप इसको हटाइए और इसको भी हटाइए। अब यहाँ से दो ऑप्शन को पकड़ना है, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती अल्पाइन, देखिए लिखा हुआ है। अल्पाइन को भी समझना है, तो अल्पाइन वाला क्या हो गया दोस्तों, सी का, यानी सी का पहला हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस ऑप्शन को आप बहुत आसानी के साथ सही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चौथे आ गया, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अल्पाइन का मतलब होता है ऊंचाई में पाए जाने वाले वृक्ष। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बातचीत करें तो भाई ये तो आप तो सभी लोग जानते हैं कि ऊंचाई में है ही है, ठीक है। हिमालय पर्वत के पूर्वी भाग में जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर पाए जाते हैं अल्पाइन वृक्ष। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार बी का तीसरा हो जाएगा, बी मतलब आप देखेंगे, बी मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके लिए तीसरा मध्य गंगा का मैदान, और बाकी ए का होगा चौथा ऑप्शन, ठीक है, तराई क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार है, यानी जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये भारत हो गया। अब भारत का ये वाला जो भाग है, इसके विषय में कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले जो वन है वो किस प्रकार के होंगे, सदाहरित होंगे, अल्पाइन होंगे, सवाना होंगे, पर्णपाती होंगे। दोस्तों पर्णपाती तो नहीं होंगे, पर्णपाती तो नहीं होंगे। यहाँ के जो वन होते हैं ना वो सदाबहार होते हैं, सदाबहार होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहे जाते हैं। और इन वनों को पश्चिमी घाट में 16 वन भी कहा जाता है, 16 वन भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ये होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आप देखेंगे विकल्प ए इज राइट, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए आर्द्र सदाबहार, जहां सदाबहार लिखा हो ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पठार पर, शिवालिक पर और प्रायद्वीपीय पठार पर। दोस्तों देखिए अरावली पर्वत श्रेणी, आइए इसको पहले यहां पर ध्यान समझने का प्रयास करिए। अगर अरावली की बातचीत करें तो अरावली पर्वत जो श्रेणी है वो ये हो गया। दूसरा है शिलांग पठार, दोस्तों शिलांग यानी मेघालय प्लेटू में ये हो गया शिलांग पठार। इसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय में हो गया दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब ये वाला जो भाग है, ठीक है। अब आप ही बताइए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार को सभी लोग सही करिएगा, अर्थात कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन राज्यों में फैले हुए जो वन होंगे, इन वनों को हम प्रायद्वीपीय पठार वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वार्षिक वर्षा दिया हुआ, वनों के प्रकार दिया हुआ है। वार्षिक वर्षा में देखिए ए ऑप्शन पर दिया है 100 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो जब 200 सेंटीमीटर से अधिक हो तो याद रखिएगा, अभी ऑप्शन भी सुन लीजिए, उष्ण आर्द्र सदाबहार, इसी प्रकार उष्ण कटिबंधीय पतझड़, उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मरुस्थलीत एवं आर्द्र मरुस्थली वन। देखिए यहां पर अगर हम सबसे पहले कहें 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर के लिए दोस्तों आप सभी लोग को ध्यान देना है, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहलाएंगे। ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का, यानी ए के लिए दोस्तों, ए के लिए अगर आप देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन, ए के लिए दूसरा ऑप्शन, तो यहां से दूसरा ऑप्शन, इन ऑप्शनों को गायब करिए यहां से, ठीक है। इसके बाद दूसरे में लिखा हुआ है 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर दोस्तों, तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर है तो इसका मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए ये भी ऑप्शन अभी तक यहां तक जा रहा है। सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर से कम। अब 50 सेंटीमीटर से कम का मतलब है मरुस्थलीय वृक्ष, यानी मरुस्थली जो आपके वन होंगे, फॉरेस्ट होंगे। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे चौथा होगा। अब यहाँ तो चौथा आ नहीं रहा, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ है आप सभी लोग जानते हैं, डी का मतलब ये हो गया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा को हम क्या कहेंगे, उष्ण आर्द्र सदाबहार। सदाबहार मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो इसलिए बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16वां, विकल्प बी इज राइट। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का उपयोग अधिक आसान होता है? दोस्तों इसलिए देखिए दो प्रकार के वन है। एक कह रहा है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में यहाँ जो वन पाए जाते हैं 0 से 30 डिग्री के बीच में एक वन होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहेंगे। इनको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, अर्थात आप देखें 30 डिग्री से उत्तर में और 30 डिग्री से दक्षिण में, यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे उन्हें टेम्परेट फॉरेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? टेम्परेट फॉरेस्ट कहेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं यानी शीतोष्ण वन होते हैं, वह उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि जो शीतोष्ण वन होते हैं इनकी लकड़ियां क्या होती? मुलायम होती हैं। लकड़ियां क्या होंगी दोस्तों? मुलायम होंगी। और दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है बाजार से निकटता होती है। तो बाजार तो दोस्तों ऐसा नहीं भी कहा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे दूसरे में कि अधिक मुलायम लकड़ी होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को दोस्तों सबसे पहले आप लीजिए। तो 1, 3 ये गलत हो गया है ना, और 3, 4 ये गलत हो गया। अब इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है अधिक लंबे वृक्ष होंगे, समरूपता नीचे हुए यानी समरूपता होगी। तो अधिक लंबे वृक्ष दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि होते हैं, है ना, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, लंबे वृक्ष होते, ऊंचे वृक्ष माने जाते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 को सभी लोग सही करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो दोस्तों सेशन चल रहा है, इस सेशन में अगर आप देखें तो लगभग 40 के ऊपर प्रैक्टिस सेट कराई जा चुकी हैं। और अगर इतने प्रैक्टिस सेट को अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है तो याद रखिए वनडे का कोई भी एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या फिर एसएससी जीडी के लिए खास तौर पे हो, इन सब में बहुत ही आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये थोड़ा देखिए बड़े प्रश्न जब आ जाते हैं तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारे साथी आरओ और एआरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोगों के लिए दोस्तों इस हिसाब से प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं कि लगभग हर जो कंपटीटर है परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इसको अच्छे से देख सके, समझ सके। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अगर बेहतर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, एक बार हम चाहेंगे कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल कहीं ना कहीं ऊंचा बना रहे और हम लोग कहीं ना कहीं अगले वाले एपिसोड में, अगले वाले प्रैक्टिस सेट में और बेहतर करने का प्रयास करें। हम आपसे ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदा, देखिए सदाबहार की बात ही दूसरी है, यानी हाईली जो है बायोलॉजिकल जो है इसमें क्या होगा, बायोमास होगा या हाईली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी। तो नीलगिरी है, अरावली है, राजमहल है, शिवालिक है। तो इसमें नीलगिरी दिया हुआ है तो नीलगिरी को सभी लोग सही करेंगे, ए ऑप्शन। वैसे भी नीलगिरी जो पहाड़ है ये बहुत ही ज्यादा घने वनों से घेरा हुआ है, इसमें बसा हुआ है। और कहा जाता है कि जो नीलगिरी पहाड़ है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन भी है। और यहाँ पर पाए जाने वाले वनों को शोला वन कहा जाता है, शोला वन कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार के घने वनों का जो क्षेत्र है नीलगिरी, इसको आप लोगों को याद रखना है। भारत सरकार ने नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया है। अगर देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो तो उसका जवाब है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य शहतूत रेशम क्यों उत्पादित करता है? देखिए शहतूत रेशम की अगर हम बातचीत करें, शहतूत रेशम की अगर बातचीत करें तो सबसे ज्यादा शहतूत रेशम होता है कर्नाटक में। याद रखिए दोस्तों, कर्नाटक वैसे रेशम के लिए भी, कॉफी के लिए भी उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो शहतूत रेशम के लिए कर्नाटक राज्य इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों टसर रेशम भी होता है, तो जो टसर रेशम होता है आप सभी लोगों को याद रखना है झारखंड से संबंधित है। तो झारखंड से इसमें विकल्प दिया नहीं है। वैसे शहतूत रेशम की बात है तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा, आज का अंतिम क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वन वृक्ष की अधिकता के कारण इसे
सुंदर वन कहा जाता है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं और उनके डेल्टा क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं या कौन से वृक्ष पाए जाते हैं जिनके कारण उसको सुंदर वन कहते हैं। क्या चंदन पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, या इनमें से सभी। तो देखिए जो चंदन है, चंदन टाइडल फॉरेस्ट नहीं है और ना ही शीशम टाइडल फॉरेस्ट है। इसमें जो सही जवाब है सी ऑप्शन को आप लोगों को सही करना है। चंदन पर्णपाती वन है और जो शीशम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं सदाबहार वन के अंतर्गत आता है, जिसे हम रोजवुड के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20वां ये रहा पूरा का पूरा सेशन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक चीजों को सुनिश्चित किए होंगे। ठीक है, कल हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।